हमारे पास अफजाल है, इलेक्ट्रिशियन है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इनको क्यों बुलाया। इनको इसलिए बुलाया है ताकि आपको पता चल सके अगर आपके घर के एसी काम नहीं कर रहे हैं ना सही से, अगर आपकी वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक सही से काम नहीं कर रही तो कपड़े कैसे धोएंगे हैं। आपको डिश वॉशर काम नहीं कर रहा, कोई इलेक्ट्रिक का कोई ऐसा काम है जो आपको लगता है आपका बड़ा ज़रूरी है, इस मौसम में आपकी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, तो कैसे होंगी। इतना ज़्यादा एसी इस्तेमाल हो रहा है गर्मियों में, इतना ज़्यादा चल रहा होता है, फिर सही काम नहीं करे तो फिर हम तो रह जाएंगे, हमारी तो हालतें हो जाएंगी। इसलिए मैंने सोचा एक ऐसे प्रोग्राम में हम यहाँ पर बुलाएं इलेक्ट्रिशियन को, ताकि वो आपको बता सके आपके घर की कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ठीक होने वाली हैं और किस तरीके से उनकी सर्विसेज होनी है और कैसे आप उसको ठीक रख सकते हैं, लाइफ टाइम थोड़ा सा लंबा चला सकते हैं। ऐसे ही है। तो अफजाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे सबसे पहले तो एसी की तरफ ज़रा आ जाते हैं, उस पर बात करते हैं। गर्मियाँ बहुत एसी चलता है लोगों के घर में, फिर एकदम से कूलिंग करना कम कर देता है। मेरे खुद के घर में ये मसला चल रहा है, बार बार मैं जाली निकाल के धो रही हूँ, साफ़ है मगर कम सी कोई मुझे ऐसा लगता है कूलिंग कम है, पंखा भी साथ चलाना पड़ता है, ये वो ऑल दैट। तो ये कैसे पता चलेगा हमारा एसी ख़राब होने जा रहा है, कैसे पता चलेगा हमारा एसी ढीला हो गया, वो हवा वैसी नहीं दे रहा है, ठीक है, कैसे पता चलेगा कि भाई इसकी गैस जो है वो ख़त्म है या फिर ये जंग आलूद हो गया, क्या कहानी? सबसे पहले ये होता है कि सीज़न शुरू होने से पहले उनको सर्विस करवाना चाहिए। हर सीज़न करवाना चाहिए। अच्छा। बाद एसी ऐसे भी होते हैं जिनको सीज़न में 2 दफ़ा भी करना पड़ता है, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। ओह, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी, मुझे और नहीं पता थी। इसमें ये होता है कि अगर एसी कूलिंग प्रॉपर नहीं कर रहा तो उसमें ये होता है, अभी जो इन्वर्टर एसी चल रहे हैं उनमें कोई मसला हो तो वह एरर शो कर देता है, यानी कूलिंग बिल्कुल छोड़ जाता है और आपको कुछ टाइम बाद स्क्रीन पे एरर आना शुरू हो जाता है। अच्छा। हाँ जी, तो मुख्तलिफ एरर्स होते हैं। हाँ। बाज़ दफ़ा वो फ्लक्चुएशन की वजह से होता है, बाज़ दफ़ा गैस की वजह से होता है, बाज़ दफ़ा पीसीबी में कोई फॉल्ट होता है, उस वजह से भी होता है। अच्छा, तो हमने पहले सबसे पहले सीज़न आया है, उससे पहले हमने सर्विस करवाना चाहिए। उस सर्विस में हमने क्या क्या चीज़ों को देखना है? मेन गैस सर्विस में ये कि गैस पहले चेक करवा लें। अगर होता ही ये है कि हमारे मोस्टली जो मैकेनिक आते हैं तो देखते हैं जिसमें गैस इतनी कम है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कस्टमर को नहीं पता कि उसमें गैस कम क्यों हुई है। उन्होंने कहना जी फिल कर दें, सिंपल सी बात है, तो मैकेनिक ने सिलेंडर लगाना है और फिल कर देनी है, ठीक है। बेसिक बात ये समझने वाली है कि अगर उसमें पहले कूलिंग कर रहा था, गैस कम क्यों हुई है, कम हुई है इसका मतलब ये है कि उसमें लीकेज है यूनिट के अंदर, तो पहले लीकेज को ट्रेस आउट किया जाए, उसके बाद उसमें गैस चार्ज की जाए। ओह, गैस ऐसे नहीं करवानी, पहले लीकेज देखनी है। हमसे ये गलतियाँ होती हैं, क्योंकि अगर गैस लीक हो रही है तो फिर तो वो काम वैसे नहीं करेगी, हम ये कहेंगे तो एसी काम नहीं कर रहा, दोबारा निकल जाएगी। अगर आपने टॉपअप करवा दी उसी तरह उसको चार्ज करवा दिया। कहाँ से हो रही होती, किन? वो मोस्टली होती है इंडोर यूनिट से। अच्छा, मोस्टली इंडोर से होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा आउटडोर से भी होती है। तरीकाकार जो प्रॉपर होता है वो दोनों यूनिट्स चेक होते हैं और प्रॉपर वैक्यूएशन होती है, यानी कि जो पहले वाली गैस होती है सर, अगर उसमें 30-40% आपकी गैस है तो उसको वेस्ट कर देना चाहिए। क्यों? उसको वेस्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब गैस को स्टोर करते हैं, रिकवर करते हैं, मोस्टली लोग आउटडोर में रिकवर कर लेते हैं। आउटडोर एक तो चेक नहीं हो पाता आउटडोर चेक नहीं हो पाता, जब तक उसमें गैस है उसको प्रेशर नहीं देंगे ऊपर से तो हम चेक नहीं कर सकते कि लीकेज कहाँ पे है। ठीक। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि इंडोर में लीकेज होती है लेकिन आउटडोर में भी साथ लीकेज होती है। अच्छा। दोनों जगह पे लीकेज होती है, कुछ माइनर लीकेज होती हैं, कुछ ज़्यादा भी होती हैं। अब ये गैस लीक हो रही है, गैस डलवानी है, तो इसका खर्चा क्या आएगा? भले क्योंकि लीक भी अगर हो रही है तो उसके बावजूद जब गैस भरवानी है तो भरवानी तो उतनी है क्योंकि पिछली वाली निकाल देनी है, तो उसका क्या एक्सपेंस होता है, कितने की कोई गैस भर जाती है, देखने वालों को बताएं ना। एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर यूनिट में गैस कम हुई है या गैस आपने रिचार्ज करवाई है तो उसको वैक्यूम कराना बहुत ज़रूरी होता है। वैक्यूम क्योंकि अभी हमने सोशल मीडिया पे काम करना शुरू किया तो लोगों को अवेयरनेस आई है। वैक्यूम होता है यानी कि जो गैस की वैक्यूम, गैस को नहीं, बेसिकली यूनिट को वैक्यूम करना होता है। यूनिट के अंदर पाइपलाइन चल रही होती है, नालियाँ होती हैं बारीक बारीक, ठीक है, तो उनमें पहले जो गैस होती है या लीकेज की वजह से उनमें एयर चली जाती है, ठीक है, तो उसको निकालना ज़रूरी होता है। जो रेफ्रिजरेंट है यानी जो गैस है उसकी प्योरिटी के लिए। तो उसको वैक्यूम कैसे करते हैं? वो प्रेशर एक मशीन होती है, वैक्यूम पंप होता है। अच्छा। उससे वैक्यूम होता है। ओह, तो ये एसी वाले ही सही कर सकते हैं? एसी वाले ही कर सकते हैं। और अगर वैक्यूम नहीं होगा, जिस तरह अभी हमारा जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। अच्छा। अभी पिछले महीने आपको पता है कि 50 तक तकरीबन टेम्परेचर गया है, तो उसमें ये होता है कि यूनिट प्रॉपर कूलिंग नहीं करता। आप कहते हैं जी पहले पिछले साल में तो ये इसकी कंजप्शन भी बहुत कम थी और कूलिंग बड़ी अच्छी करता था, इस साल में हमने ठीक करवाया, उसके बाद ये मसला आ गया। अब ये 1.5 टन का, ये 2 टन का एसी है, ठीक है, तो अब मुझे इतना बता दें कि 1.5 टन के एसी में कितनी कोई गैस डलेगी और कितने की डलेगी? 1.5 टन में सिंपल सा फार्मूला है कि 1 टन में तकरीबन 1 किलो, 1.5 टन में तकरीबन 1.5 किलो, इसमें बस इतनी होती है।
लेकिन ये कि इसमें 19-20 होता है ये। अच्छा। ऊपर जो यूनिट होता है आपका, उसके जो स्पेसिफिकेशन होती है लिखी हुई आउटडोर के ऊपर, इंडोर के ऊपर, उसके ऊपर मेंशन होता है कि इसमें इतनी गैस डलनी है। भाई पैसे कितने लगेंगे ये मुझे बता दें, फिर मैं ठीक करवाऊंगी। पैसे इस तरह है कि इसमें गैस की क्वालिटियाँ आती हैं, ठीक है, लेकिन क्वालिटी से हट के हमें ये सोचना पहले कि गैस की भी क्वालिटी है। मैं को बाजार कपड़ा लेने गई हूँ कि सिल्क का बिल्कुल बता दे quality रेट क्या है, शेफून का क्या है, कतानसल का क्या है, प्योर का क्या है, ये तो गलत बात है ना। बिल्कुल हैं गैस तो गैस है ना, एक ही काम करेगी। नहीं, क्यों? मुख्तलिफ कंपनीज की गैसें हैं। अच्छा। और जिस तरह कहते हैं कि ये चाइनीज गैस है, ये यूएसए की गैस है। चाइना का शाहरुख खान तो सुना था, चाइना की गैस भी सुन ली मैंने। चाइना की गैस भी होती अच्छा, वो भी पाकिस्तान में आ गई है? बिल्कुल। तो वो किस तरह की है, अब क्या है, किस हिसाब से मिलेगी, उसका रेट देखें। और हमें कैसे पता चलेगा कि भाई एसी वाला कौन सी गैस डाल रहा है, चाइना की, इंडिया की, पाकिस्तान आपको की? तो एसी ठीक करने के लिए जो गैस चाहिए वो कितनी को डलनी है और कितनी की डलनी है? यहाँ पे तो मुझे मजीद टेंशन दे दी उन्होंने कहा चाइना की गैस है, कोरिया की गैस है, जापान की गैस है, पाकिस्तान की गैस, इंडोनेशिया की। अब हमने कौन सी डलवानी है अपने एसी में, हमें क्या पता कौन सी गैस डलवाएंगे भाई? गैस आप कोई भी डलवाएं, वैक्यूम करवाना बहुत जरूरी है। जो मैं आपको चीज बता रहा हूं, गैस का रेट मुझे नहीं बता गैस का रहे, रेट मैं आपको बता रहा हूँ, गैस का रेट रेट मैं आपको बताता हूँ। गैस जो यूएसए की गैस है उसका और जो चाइना की गैस है, यूएसए तो मैं अपने कॉन्सर्ट के लिए जा रही हूँ, वहां से गैस लेकर आ जाऊँ, सस्ती पड़ेगी क्या? ऐसा नहीं है, प्लांट उनके चाइना में ही है, लेकिन कंपनी यूएसए की है ना बेसिकली। अच्छा। ठीक है, कंपनी नहीं डिस्कस कर सकता यहाँ पे, मैं आपको वैसे बता सकता हूँ। ठीक है, उसमें रेट्स का जो फर्क होता है वो 50% का होता है। यानी कि अगर जो यूएसए की गैस है वो 4,000 रुपये पर केजी है। अच्छा। और चाइना की 2,000 है। और हम कितनी डाल रहे हैं? 1.5 किलो। 1.5 किलो डाल रहे थे। 1.5 किलो कितने की पड़ गई? 1.5 किलो 6,000 की। 6,000। बाकी इसमें ये होता है कि उसमें लेबर्स वगैरह होती हैं कि यूनिट को लीकेज पहले टेस्ट करनी है, फिर उसके बाद उसको सर्विस वगैरह करना है, उसके बाद लगाना है। और ये यहाँ पे ये भी है कि अगर आप, और ये बाकी जो और गैस हैं, अगर हम ऐसी नॉर्मल गैस मंगवा लें पाकिस्तान से, वो कितने की, और उसमें क्या फ़र्क है? उसमें कूलिंग का थोड़ा सा फर्क आता पाकिस्तान है, कूलिंग का फर्क आता है इसी अच्छा। में, और कंजप्शन का भी फर्क होता और है। वो कितने की कोई आ जाती है जो पाकिस्तान की गैस? वो जाहिर सी बात है 3,000 रुपये की। अच्छा, मगर आप अगर रेफर करते हैं तो वो कहते हैं यूएसए वाली ले लो। यूएसए की अच्छी क्वालिटी गैस, अच्छी क्वालिटी है, टाइम निकाल देती है एक सीजन पूरा। बिल्कुल नहीं, टाइम देखें गैस नहीं निकालना होता, टाइम निकालना होता है एसी ने, कि एसी में अगर लीकेज नहीं हुई तो वो एसी गैस जो है 10 साल भी चल सकती है। अच्छा, अब ये एक और चीज़ मैं पूछना चाहती थी, जो T1 है और T3 कंप्रेसर होते हैं, इनका क्या फ़र्क होता है? जो T1 कंप्रेसर है ना, ये होता है ठंडे यानी टेम्परेचर के लिए, जिस तरह के 38 तक वो मैक्सिमम सही कूलिंग करता है, लेकिन 42 तक वो गुजारा करवा जाता है। ठीक है। ठीक है, अगर वो 42 से टेम्परेचर ऊपर जाता है ना, तो फिर उसको अपना जो होता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हाई आरपीएम पे चलना पड़ता है। अच्छा। जब हाई आरपीएम पे चलेगा तो कंजप्शन आपकी बढ़ जाएगी। आप कहेंगे जी पिछले साल तो मेरा इतना बिल आ रहा था, इस साल सबसे ज्यादा कंप्लेन ही ये है कि हमारे एसी जो हैं वो कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं, कंप्रेसर्स की वजह से, इसकी वजह से, T1 कंप्रेसर की वजह से। अच्छा। अभी हमारे क्लाइमेट के लिए T3 ही सूटेबल है। जो आखिरी एक और बात मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, बहुत से लोग जब एसी लेने के लिए जाते हैं ना, उनको उसकी खूबियों के बारे में पता नहीं चलता। कुछ लोग कहते हैं हमने इन्वर्टर एसी लेना है। अब इन्वर्टर एसी हमारे लिए कारआमद है कि नहीं है, हमारी लाइफ टाइम है कि नहीं, हमारे वो कूलिंग देगा कि नहीं देगा? कीमतें तो ऑलमोस्ट इन सबकी सेम ही होती हैं, थोड़ा बहुत ऊपर होता है इन्वर्टर, मगर हमारे लिए क्या सही है? हमें इन्वर्टर एसी लेने चाहिए या हमें दूसरे एसी लेने चाहिए विदाउट इन्वर्टर? वो हमें ये होता है कि हमारा इस्तेमाल कहाँ पे है। अगर तो हमारा लंबा इस्तेमाल है, जिस तरह 12-14 घंटे 15 घंटे एसी चलना है, तो वो इन्वर्टर ही अच्छा है। ठीक है, अगर आपका इस्तेमाल कूलिंग करता है झकास, बिल्कुल पूरी सेम विदाउट इन्वर्टर वाला। कूलिंग का कोई ऐसा फर्क नहीं। कुछ लोग तो शिकायत करते हैं, कहते हैं इन्वर्टर जो है ना वो इतनी अच्छी कूलिंग नहीं देता, ये सब बात गलत है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो मिथ क्रिएट हुई है। वो वजह ये थी कि पहले हमारे विंडो एसीज होते थे, ठीक है, अरे क्या ठंडे करते थे कमरे, आप खुद बताएं। वो ठंडे क्यों करते थे? क्योंकि उनमें जो थर्मोस्टेट आते थे वो मैनुअल होते थे। अच्छा। यानी कि वो अभी जो डिजिटल थर्मोस्टेट है तो वो पूरे टेम्परेचर पे उसको बंद करवा देते हैं। पहले वाले जो उनके थर्मोस्टेट होते थे वो चली जा रहे हैं एसी, और टेम्परेचर आपका बेशक 10 पे आ गया, वो ट्रिप नहीं कर रहे होते। इस वजह से वो दीवारें भी ठंडी कर देते थे। लोग अभी तक तारीफें करते हैं विंडो एसी कूलिंग बहुत करते थे, वजह असल में उनमें ये थी। अच्छा, ठीक है, तो फिर इस तरह से हमें इन्वर्टर एसी भी ले लेना चाहिए। ले लेना बिजली की चाहिए, कमी भी है बिल्कुल। और कोई गलत नहीं है, कूलिंग भी झकास करेगा। बिल्कुल, और सोलर वगैरह पे चलाने के लिए वो बेहतरीन है। वेरी नाइस। क्योंकि इसमें आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बड़ा अच्छा गाइड किया कि कौन से एसी लेने चाहिए और एसी की ख़राबी में क्या क्या काम है जो आपको ज़रूरी देखने हैं। अब आपको भी समझ आ गया, आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन आता है या एसी के काम के लिए आता है तो आपको पता है कि किस तरीके से आपने अपने एसी को फिट रखना है, ठीक करना है, और क्या ख़राबी और कहाँ परेशानी आ रही होगी। ये सारी प्रॉब्लम्स का हल हमने आपको आज प्रोग्राम में समझा दिया है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, और भी बात कुछ है।